हाँ जी दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश सर आप सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। तो हिंदी की कक्षा में हम आज आप लोगों को कोई व्याकरण पढ़ाने नहीं, किसी विषय पर चर्चा करने नहीं, बल्कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं कि आपके बिहार में जो है यस टेट का जो एग्ज़ाम होता है पेपर 2 का, जिसे आप कहते हैं कि क्या कहते हैं पीजीटी का, क्या कहते हैं पीजीटी का, है ना। यस टेट, यस टेट, ठीक है। ये जो आपका यस टेट है, यस टेट का है, तो इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस पर? पेपर 2 पर। किस पे? पेपर 2 पर, जिसे आप कहते हैं पीजीटी। क्या कहते हैं? पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो सिलेबस आपके बीच में बीपीएससी ने या शिक्षा विभाग ने जो है किया है यस टेट का, उसमें क्या क्या है? बिहार का है। ये कहाँ का है? बिहार का। बिहार का जो पीजीटी का पेपर है वो आपका ये सिलेबस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। मतलब ध्यान दें कि सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न करता नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी बात है कि एक दो प्रश्न अगर हो गया तो हो गया, वैसे होता नहीं है जल्दी। ये जो सिलेबस जारी कर दिया है, इसी सिलेबस को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। मैं आपको दावे के साथ बताना चाहता हूँ कि आप जो है यस टेट को क्लियर कर जाइए और 100 प्लस आपके नंबर रहने वाले हैं। तो देखिए इस सिलेबस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, देखें आपको क्या करना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ध्यान दें, हिंदी साहित्य का इतिहास में आपको काल विभाजन पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन कैसे कैसे हुआ है कि नहीं, किन किन लोगों ने क्या क्या नामकरण किया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। जैसे उन्होंने आदिकाल को क्या बोल दिया था? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, है ना। कुछ लोगों ने कहा कि भाई आदिकाल को हम क्या बोलेंगे? काला काल भी बोल दिए, है ना। क्या बोल दिए? काला काल भी बोल दिए। तो ऐसे ऐसे जो नामकरण किए गए, सभी लोगों ने अपना अपना नामकरण किया और क्या किया? विभाजन किया। विभाजन का मतलब होगा बंटवारा। क्या हुआ? बंटवारा। कुछ लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा, तो कुछ लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है कि नहीं। तो और नामकरण, क्या नामकरण? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, है ना। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा। ये सब नामकरण आपको भी आदिकाल में पढ़ने होंगे, राइट। अब देखते हैं जरा, इधर देखिए, फिर कह रहा है कि आदिकाल। अब आपको पढ़ना क्या है? आदिकाल पढ़ना है और भक्तिकाल भी पढ़ना है और रीतिकाल भी पढ़ना है और इनकी जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उन विशेषताओं को भी पढ़ना है और रचनाकार भी पढ़ना है। यानी आदिकाल में कौन कौन सी कवि हैं, है ना, उन कवियों का नाम और उन कवियों की रचनाएं पढ़ना है। भक्तिमाल काल में कौन कौन से कवि हैं, उन कवियों की रचनाएं पढ़नी है, उनकी विशेषताएं पढ़नी है। रीतिकाल की विशेषता पढ़नी है, रीतकाल में कौन कौन से कवि हैं। तो देखिए रीतकाल जो है ना बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कम से कम मान के चलिए यहाँ से आपको 3 से लगभग 4 ही प्रश्न आता है, 3 से 4 ही प्रश्न आता है, जबकि अपने आप में महत्वपूर्ण तो होता है। जिसमें आपको इसमें जो है आपको बिहारी को जो है इम्पॉर्टेंट मानेंगे। किसको? बिहारी। किसको मानेंगे? बिहारी हो गए, है ना, पदमाकर हो गए, पदमाकर हो गए, बिहारी हो गए, पदमाकर हो गए, देव हो गए। कौन हो गया? देव हो गया। और कौन हो गया? भिखारी हो गया, भिखारी दास हो गए। कौन हो गए? भिखारी दास हो गए। और आपके चिंतामणि हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतामणि, है ना, चिंतामणि। त्रिपाठी हो गए, त्रिपाठी हो गए, चिंतामणि त्रिपाठी हो गए। और आपके मतिराम हो गए। कौन हो गए? मतिराम हो गए, तो मतिराम हो गए। तो ये रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं। अब बात करते हैं हम घनानंद की। ये तो भाई अपने आप में लाजवाब रहे हैं, प्रेम का कवि कहा जाता है इन्हें, है ना। क्या? घनानंद हो गए। फिर आपको जो है आलम की रचना पढ़ लेना है, आलम का। और बोधा का भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है? बोधा का भी पढ़ना है, आलम बोधा। और किसको पढ़ना है? ठाकुर को भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है? ठाकुर को भी पढ़ना है ना। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर ये रीतिकाल के रीत मुक्त कवि हैं। क्या हैं? रीतिकाल के रीत मुक्त कवि हैं। और इनको जैसे बिहारी हो गए,
पद्माकर हो गए, देव हो गए, भिखारी दास हो गए, चिंतामणि त्रिपाठी हो गए, मतिराम हो गए, देव हो गए। तो इन सभी कवियों को जो है रीतिकाल में पढ़ लेंगे, इतने से काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आधुनिक काल में आ जाइए। 3 नंबर पे आधुनिक काल। आधुनिक काल में कौन कौन सा युग पढ़ना है ये भी बता दिया है। अब देखेंगे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इतना आपको पढ़ना है। अर्थात पढ़ने का मतलब ये हुआ कि इस युग में कौन कौन से कवि हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं। जैसे भारतेंदु युग है तो भारतेंदु युग में आपको जो है भारतेंदु को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? भारतेंदु को पढ़ना है ना। इसमें आप आ जाइए प्रताप नारायण को पढ़ना है। प्रताप नारायण है ना। प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र को एकदम बढ़िया से आपको तैयार कर लेना है। अब द्विवेदी युग में देख लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा? द्विवेदी युग में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को एकदम इंपॉर्टेंट करके पढ़ना है। और इनकी पत्रिका जो एक पत्रिका है जिसे आप कहते हैं सरस्वती, ये भाई बहुत पूछी जाती है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन? तो आपको बता ही देना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही नाम से द्विवेदी युग पड़ा और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु युग पड़ा, है ना। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कब हुए? 1903 में। ये प्रश्न पूछा हुआ था कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कब हुए, तो आपको बताना है 1903 में हुए। फिर हम बात करते हैं छायावाद की बात कर लेते हैं। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर लेते हैं। अर्थात प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। तो प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा को, प्रसाद पंत निराला को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा जाता है ना। बुआ जी कौन है? महादेवी वर्मा है ना। तो प्रसाद के महाकाव्य को आपको पढ़ना है। जैसे कमायनी है, क्या है? कमायनी बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। आप इनका क्या है? महाकाव्य है, जिसमें क्या है? 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो 15 सर्ग नहीं पढ़ना है, बल्कि जान लीजिए कमायनी किसकी रचना है? प्रसाद की रचना है। और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, विस्मय, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्ग हैं। केवल 15 सर्ग का नाम आप लोग जानते रहेंगे। कमायनी हो गया। अब पंत की बात कर लेते हैं। चिदम्बरा, क्या? चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? 1968 ईस्वी में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछ गया, है ना। फिर निराला की बात कर लेते हैं। निराला जो है राम की शक्ति पूजा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। राम की शक्ति पूजा, क्या पढ़ना है? राम की शक्ति पूजा, है ना। राम की शक्ति पूजा, जिसमें राम को साधारण मानव बता करके अच्छा खासा उनको जो है शर्मिंदगी का महसूस हुआ। फिर देवी आती हैं, इनका उपकार और उद्धार कर देती हैं। महादेवी वर्मा की बात कर लेते हैं। यामा, क्या? यामा जो है 1982 में इस पे जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला गया। 1982 ईस्वी में मिला गया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद में किसको पढ़ना है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इन 4 कवियों को आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। यहीं से आपको कम से कम 5 या फिर 6 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रगतिवाद, है ना। नागार्जुन की बात कर लें। इसकी नागार्जुन, हाँ, नागार्जुन प्रगतिवाद में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर प्रयोगवाद की बात करते हैं। तो प्रयोगवाद में आप आज्ञेय जी को पढ़ लीजिएगा। किसको पढ़ लीजिएगा? आज्ञेय जी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और नई कविता में तमाम आपको कविकार हुए हैं, नई नई रचनाओं को आप देख लीजिएगा। लेकिन नागार्जुन और आज्ञेय को आपको बढ़िया से देखने की जरूरत है, यहीं से प्रश्न आने हैं, ठीक है। चलिए अब ये बात हो गया। अब 4 नंबर पे हम बात कर लेते हैं हिंदी गद्य की विविध विधाएं, ठीक है। विधाएं भी आ गई। अब आपको विधाओं में पढ़ना क्या है? जैसे कहानी है, ठीक है। कहानी है तो आपको सारी कहानियां नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं, है कि नहीं। कहानीकारों में जैसे क्या हुआ आपका जो है प्रसाद हो गए। कौन हो गए? प्रसाद हो गए, है ना। प्रसाद हो गए और प्रेमचंद हो गए, है ना। फिर उसके बाद
मोहन राकेश हो गया, मोहन राकेश हो गया, है ना, मोहन राकेश हो गया। और नाग बोडस का भी पूछा था, किसका, नाग बोडस, बोडस, है ना, नाग बोडस का भी पूछा हुआ था, है ना। तो अभी पिछली बार भी पूछा था ये आधे अधूरे, क्या पूछा था, आधे अधूरे, आधे अधूरे नाटक किसका है, तो मोहन राकेश का है। आधे अधूरे आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा, है कि नहीं। उसके बाद गुलेरी की बात कर लेते हैं हम, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे इस टॉपिक में ही दे दिया गया है, उसका नाम क्या है, उसने कहा था, क्या, उसने, उसने कहा, कहा था, उसने कहा था। इसका नायक जो है लहना सिंह है, इसको आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, बस इससे ज़्यादा आपको कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं उपन्यास, उपन्यासों में आप प्रेमचंद की को तो छोड़ नहीं सकते, है कि नहीं, प्रेमचंद, प्रेमचंद अपने आप में। और प्रसाद का 3 उपन्यास है, तितली कंकाल, है ना, तितली कंकाल आप पढ़ लीजिए। और इसमें प्रेमचंद के जो मुख्य उपन्यास जहाँ से प्रश्न किए जाते हैं उसका नाम है क्या, गोदान, क्या है, गोदान है, प्लस गबन है, गबन है। कर्मभूमि से भी पूछ लिया गया था प्रश्न, कर्म भूमि से भी प्रश्न कर लिया गया था, है ना। तो इन सारे उपन्यासों को आप लोग अच्छे से पढ़ते चलेंगे, कर्मभूमि, रंगभूमि, है ना, तमाम प्रकार के 1 दर्जन उपन्यास है। अगर पूछेगा मुंशी प्रेमचंद का कितना उपन्यास है, तो भैया 1 दर्जन उपन्यास है इनका, थोड़ा मोड़ा उपन्यास नहीं है। लेकिन गोदान से जो है बढ़िया प्रश्न आता है, होरी को लेकर, डॉक्टर मेहता को लेकर, मालती को लेकर, खन्ना को लेकर, तिंखा को लेकर, ये सारे प्रश्न आपको जो है उपन्यासों से मिल जाएंगे। अब नाटककार में बात करें, नाटककार में आपको प्रसाद का नाटक तो भूलना ही नहीं है, पहली बात। हाँ, उसके बाद आपका भारतेंदु की बात करें, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, है ना, इनका आपको भूलना ही नहीं है। तो ये सारे नाटक भी महत्वपूर्ण हैं। फिर निबंध की बात करते हैं तो आपको इसमें हजारी प्रसाद, हजारी, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद का निबंध देखना है अच्छे से। और फिर क्या करना है, महावीर का देखना है, महावीर प्रसाद का देख लेना है, प्रसाद का देख लेना है, महावीर प्रसाद का देख लेना है। और किसको देखना है, सरदार, सरदार पूर्व सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। इन्होंने 6 निबंध लिखकर अपने निबंध साहित्य में जबरदस्त जो है सफलता को हासिल किया। और हम बात कर लेते हैं आपके शुक्ला जी, जेठ जी भैया हमारे, है ना, शुक्ला जी, शुक्ला जी भी अच्छे खासे निबंधकार रहे हैं, है कि नहीं। इनके निबंध बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा और भक्ति, है ना, तो इनके भी निबंध को जो है अच्छे से पढ़ लेना है। और बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण, बालकृष्ण, है ना, बालकृष्ण भट्ट की बात कर लेते हैं। भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का भी निबंध आपको देख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी निबंध आप देख सकते हैं, भारतेंदु, भारतेंदु, है ना, भारतेंदु का निबंध देख सकते हैं। तो इतने निबंधकार को आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीकी के साथ आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आ ही जाता है ना। फिर बात करते हैं आलोचना की, बात करते हैं। आलोचना में पूछ लिया था पिछली बार जो है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका है, तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास है डॉक्टर सुमन राजे का है ना। तो जैसे आलोचना में आपको देखेंगे, अब भाई आप शुक्ल को तो भूल नहीं सकते, है ना, शुक्ला जी को हम पहले रखेंगे। शुक्ला जी हो गए, आपके हजारी हो गए, हाँ, हजारी प्रसाद हो गए, हजारी प्रसाद हो गए। उसके बाद आपका महावीर, महावीर प्रसाद, प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, इनको आप नहीं छोड़ सकते हैं आलोचना में। हाँ, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का तो नाम अच्छा खासा है, विश्वनाथ, है ना, विश्वनाथ का भी पढ़ना है। और उसके बाद आपका भाई राम कुमार वर्मा का भी पढ़ लेना है, राम कुमार, राम कुमार, राम कुमार वर्मा का भी आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं। उसके बाद सूर्यकांत शास्त्री, इनका भी पूछा गया है, क्या, सूर्यकांत, सूर्यकांत, सूर्यकांत शास्त्री, सूर्यकांत शास्त्री का भी पूछा गया है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और देखा जाए आलोचना जो है ना, आलोचना में गुलेरी का भी कथन आपको देखना है और शुक्ला जी को इम्पॉर्टेंट मान के आपको चलना है, क्योंकि बड़े आलोचक रहे हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ हो गया। अब देखेंगे 5वां नंबर पे देख लीजिए, हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, नया नया स्वरूप क्या हो सकता है। संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी,
है ना। तो संस्मरण आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। महादेवी देवी वर्मा, किसको? महादेवी वर्मा का संस्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ है कि नहीं। मेरा परिवार संस्मरण है, पद के साथी, अतीत के चलचित्र, है ना, रेखा चित्र में भी आता है। उसके बाद आपको जो है बनारसी दास का भी पढ़ना है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी का भी पढ़ लेना है अच्छे से, संस्मरण आपको अच्छा लगेगा। रेखा चित्र महादेवी वर्मा भी, और ये भी पढ़े जाते हैं। जीवनी की बात करें, पिछली बार पूछ लिया था, कलम का जादूगर, कलम का सिपाही, है ना, प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद पे लिखी गई, अर्थात कह सकते हैं कि प्रेमचंद पर लिखे गए जीवनी आपको देखना है। प्रेमचंद, किस पर? प्रेमचंद पर लिखे गए जीवनी को आपको अच्छे से देख लेना है। और ये भी देख लेना है कि हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन है, और प्रथम रेखाचित्र कौन है, प्रथम जीवनी कौन है। तो इस चीज को आपको जो है अच्छे से देखने की जरूरत है। राइट, चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं 6 नंबर पर। देखिएगा जरा, अब ध्यान दे। चलिए 6 नंबर पे हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। 6 नंबर क्या कहता है? कह रहा है चयनित कहानियां। ये जो कहानी है, कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लाट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत। ये जो कहानियां हैं, इन कहानियों को आपको अंदर से पढ़ना होगा पूरा डीपली, क्योंकि यहां से आपको पात्र भी पूछा जा सकता है। और इस कहानी किस आधार पे लिखी गई है? ऐतिहासिक है कि सामाजिक है कि राजनैतिक है? किस प्रकार की कहानियां हैं, इससे भी आपको प्रश्न देखा जा सकता है। इसमें जैसे पूछ, कानों में कंगना कब लिखा गया? ये भी प्रश्न आया था यह स्टेट में कि भाई कानों में कंगना कब लिखा गया? तो आप जानते हैं कि 1913 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1913 ईस्वी में लिखा गया है। सीधा सीधा पूछ लेता है। और कानों में कंगना किसका है? तो आपको बताना है राधिका। किसका? राधिका रमग, राधिका रमग प्रसाद सिंह, राधिका रमग प्रसाद सिंह। ठीक है। कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि कानों में कंगना किसका है? तो आपको बताना है राधिका रमग प्रसाद सिंह का है। कानों में कंगना कब लिखा गया? 1913 में लिखा गया। उसने कहा था, यह भी पूछ सकता है कब लिखा गया? तो उसने कहा था 1915 में ईस्वी में लिखा गया। यह भी प्रश्न आया था कि भाई फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई प्रथम कहानी कौन है? यह प्रश्न आया हुआ था। तो आपको बताना है फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई जो प्रथम कहानी है वह है, उसने कहा था। इसको कौन लिखा है? तो आप इसको बताएंगे कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन? गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। आप जानते हैं उसने कहा था उसने कहा था का जो मुख्य पात्र है वो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह है। ठीक है। इस कहानी के पात्र तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि लहना सिंह है, फिर क्या है? बोधा सिंह है। कौन है? बोधा सिंह है। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बोधा सिंह किस कहानी का पात्र है कि नहीं? उसके बाद सूबेदार हो गया। कौन हो गया? सूबेदार हो गया, है ना, सूबेदार हो गया। और सूबेदारिनी हो गई। सूबेदारिनी का क्या नाम था आप जानते हैं? सूबेदारिनी का जो नाम था वो था होरा। सूबेदारिनी होरा इसका नाम था, है कि नहीं? ये फ्लैशबैक पद्धति पे लिखी गई है। और जर्मन लंपट भी था, क्योंकि जर्मन जो लंपट था उसको लहना सिंह मार गिराया था। अगर आपसे पूछेगा उसने कहा था कि नायक कौन है? कौन? नायक समझते हैं? मूवी देखे होंगे, उसमें जो हीरो हीरोइन होता है उसी को हम लोग नायक और नायिका कहते हैं। उसने कहा था जो कहानी है इसका जो नायक है वो कौन है? लहना सिंह है। और नायिका कौन है? तो नायिका भाई आपकी जो नायिका है, नायिका जो है वो आपकी हो गई कौन? सूबेदारिनी होरा। सूबेदारिनी होरा जो है उसने कहा था जो कहानी है इसका क्या है? नायिका मानी जाती है। ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। ठीक, इतना बात समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं, अगली कहानी की चर्चा कर लेते हैं। कहानी का प्लाट, यह है कहानी का प्लाट।
ये हमारे भाई शिवपूजन सिंह सहाय, कौन? शिवपूजन, कौन? शिवपूजन सिंह, शिवपूजन सिंह सहाय, शिवपूजन सिंह सहाय की ये कहानी है। इसको अंदर से जाके पढ़िएगा। ये बिहार की जो बुक्स हैं उन सारी बुक्स में आपको ये कहानियां अब बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। उसको जाके अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बिहार का एग्जाम आप देने जा रहे हैं और बिहार के विषय में नहीं पता है तो फिर कैसे भाई काम चल पाएगा, है कि नहीं? तो उसको किताब को लेकर के या फिर आप जो है मोबाइल पे लेकर के जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद अगली कहानी की हम चर्चा करते हैं। अगली कहानी है पूस की रात। पूस की रात किसकी कहानी है? तो आपको बताना है, प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद की है कि नहीं? पूस की रात की जो कहानी है ये किस पर आधारित है? तो आप बताएंगे ये ऋण समस्या पर आधारित कहानी है। किस पे? ऋण समस्या, समस्या, है ना। ऋण समस्या पर ये कहानी आधारित है। ये प्रश्न पूछा गया भी था कि पूस की रात किस पर आधारित है? तो ये ऋण समस्या पर आधारित है कि नहीं? पूस की रात के पात्र अगर आपसे पूछ लेगा भाई इसके जो पात्र हैं वो कौन कौन हैं, है ना, इसके पात्र कौन कौन हैं, तो आपको भी पात्र का नाम याद होना चाहिए, है कि नहीं। इसमें एक कुत्ता था जिसका नाम था झबरा, जानते हैं? झबरा, झबरा कुत्ता था। और इसका नायक कौन था? हल्कू, कौन था? हल्कू, है ना। और इसकी पत्नी थी, कौन थी? हल्कू की पत्नी थी, है कि नहीं। अब देखिए, अब हल्कू क्या करता है? खेत में जाता है, ठंड का मौसम रहता है, वो बेचारा सोया रहता है ना। लेकिन ठंड उसे इतना परेशान करती है कि वह सो नहीं पाता है और रात भर क्या करता है? कांपता रहता है। और ठंड में जो है उसके क्या होते हैं, पूरे खेत जो है खा ले जाते हैं जानवर, है कि नहीं। अब झबरा कुत्ता भी उसके साथ में परेशान था और झबरा और हल्कू के बीच में जो है हास्य प्रसंग और संवाद हुआ करते थे, है कि नहीं, कुत्ते के साथ, है। ये तो ये सारे पात्र हैं, कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए अब अगली कहानी की हम बात कर लेते हैं, पंचलाइट। पंचलाइट जो कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। किसकी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। पंचलाइट में जो है आप जानते हैं कि अशिक्षितों के लोग में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो बड़ी धूम और बड़ी शोर मच जाती है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पर गांव में पंचलाइट आई हुई थी। क्या आई हुई थी? पंचलाइट आई हुई थी, लेकिन कोई जला नहीं पाया था। ये प्रश्न पूछा था कि पंचलाइट कौन जलाया? तो आप जानते हैं पंचलाइट को गोधन जलाता है। कौन जलाता है? गोधन। कौन जलाता है? गोधन। तो गोधन कौन है? तो गोधन जो है पंचलाइट का क्या है? एक प्रकार से नायक है। क्या प्रकार है? एक प्रकार से नायक है, क्योंकि वो उसी का मुख्य पात्र है। अब देखेंगे पंचलाइट, ये आपकी सामाजिक समस्या से पर आधारित ये आपकी कहानी हो गई। चलिए अगली कहानी की बात करते हैं। जबरदस्त एक माता का तिरस्कार जहां पे किया गया शामनाथ के द्वारा, एक माता का तार किया गया, उसे कमरे में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि चीफ आ रहे थे। चीफ के आने की खुशी में बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीफ के आने पर चार चांद लगाने की काम कौन करती है? माता जी करती हैं। चीफ की दावत किसने लिखा है? आप सभी जानते होंगे, भीष्म, भीष्म साहनी, साहनी, भीष्म साहनी की ये कहानी है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोचक, बड़ी मजेदार कहानी है, जिसमें एक माँ को हम लोग जवान होने के बाद अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए माँ का तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन इंसान को ऐसा करना नहीं चाहिए। यदि वो माँ न होती तो हमारा और आपका जन्म नहीं होता। इसीलिए यहां पे दिखाया गया। इसमें एक पात्र है, कौन? शामनाथ। कौन? शामनाथ। शामनाथ इसका नायक है और उसकी पत्नी है, और उसकी पत्नी है, और उसकी माँ है। कौन है? माँ है कि नहीं। इंसान प्रमोशन के चक्कर में जो शामनाथ है अपनी पत्नी से कहता है कि सारे रूम की व्यवस्था तो मैंने कर दिया, लेकिन इस बुढ़िया माँ का क्या होगा? इस बुढ़िया माँ का क्या होगा? पत्नी बताती है इस माँ को एक कोठरी में हम लोग बंद कर देते हैं। ये कहानी बड़ी मजेदार है, आप लोग पढ़िएगा तो आंसू निकल जाएंगे। बड़ी दर्दनाक है, एक माँ की पीड़ा है, लेकिन वही माँ अंत समय में इसको जो है क्या बनाती है? अच्छा लोरी और अच्छा संवाद गा करके, सुना करके चीफ को प्रसन्न करती है, और चीफ जो है क्या करता है? शामनाथ का प्रमोशन करता है कि नहीं। तो ये कहानी बड़ी मजेदार है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए अब और हम चर्चा करते हैं। भाई ये तो कहानी हो गई, ये कहानी लगी हुई है,
इस कहानी को आपको डीपली पढ़ना है, क्योंकि इसी कहानी के अंदर ही प्रश्न आने हैं। इसमें जो पीजीटी होता है, इसमें व्याकरण के 1-2 क्वेश्चन आ गए, लेकिन बाकी सब साहित्य के ही प्रश्न आते हैं। जो टीजीटी होता है बिहार में, उसी में आपको व्याकरण लिखने को मिलेगा, है कि नहीं। चलिए अब चयनित उपन्यास देख लीजिए भैया। हाँ, चयनित उपन्यासों की हम बात करें तो ये हमारा गोदान है। कौन है? गोदान। गोदान ये किसका है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रेमचंद का है। किसका है? प्रेमचंद। यानी उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कि नहीं। गोदान 1936 में लिखा गया। त्यागपत्र है ना, जैनेन्द्र का उपन्यास है। किसका? जैनेन्द्र का उपन्यास है, इसको पढ़ना है। मैला आंचल तो जबरदस्त है भाई। मैला आंचल और गोदान, इस 2 चीज को आप लोग बढ़िया पढ़ेंगे, क्योंकि जहां गोदान एक तरफ गरीबी और अमीरी, ये 2 समाज बिल्लरी, जहां पे बिलरी और सेमरी की दशा का वर्णन किया गया है, वहीं पर मैला आंचल कहता है फूल में गुलाब भी हैं, शूल भी हैं, सैया भी हैं। अर्थात मैला आंचल एक ऐसे अंचल, एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रामीण अंचल पर लिखा हुआ उपन्यास माना जाता है। तो ये आपका मैला आंचल जो है, ये आपका रेणु का उपन्यास है। इसका रेणु मतलब समझ रहे हैं? रेणु का मतलब हो गया फणीश्वर नाथ रेणु, है कि ना। ये उपन्यास है, इनके विषय में आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। फिर अगला हम चर्चा करते हैं नाटक की। तो चंद्रगुप्त नाटक आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्र आप जरूर याद करेंगे। क्या करेंगे? पात्र। इसमें पात्र क्या है? चंद्रगुप्त हो गया, कौन हो गया? गुप्त हो गया। और कार्नेलिया हो गई, जो विदेशी पात्र है ना, कार्नेलिया, है ना, कार्नेलिया हो गई। तो ये मुख्य जो पात्र हैं, अलका हो गई, सुवासिनी हो गई। तो ये तमाम जो पात्र हैं ये चंद्रगुप्त के हैं। चंद्रगुप्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट चाणक्य भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई चाणक्य ही चंद्रगुप्त को जो है गद्दी पर बैठा देता है कि नहीं। तो देखेंगे अब क्या हुआ। अगला जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन में जो कालिदास है, कौन है? कालिदास है। कालिदास वाकई में विलोम से बहुत प्रेम करता था, और प्रेम का ही प्रतीक माना गया आषाढ़ का एक दिन। बरसते हुए जल में और जंगल में रहते हुए जो प्रेम का यहाँ पर दर्शन दिखाया गया है, वह काबिले तारीफ रहा है। आषाढ़ का एक दिन जो ये नाटक है, उसको किसने लिखा है? तो आप जानते हैं मोहन राकेश। कौन? राकेश मोहन राकेश का ये नाटक है आषाढ़ का एक दिन, है कि नहीं। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं। अब चयनित निबंध की बात कर लेते हैं। गेहूं और गुलाब, कौन पढ़ना है? गेहूं और गुलाब। पूछ लिया भाई गेहूं किसका प्रतीक है और गुलाब किसका प्रतीक है। आप सभी जानते हैं, ये हमारा ये पूछा हुआ प्रश्न था कि गुलाब किसका प्रतीक है। तो ये विलासिता का प्रतीक है। किसका? इसका गुलाब जो है विलासिता का प्रतीक, और एक प्रकार से देखा जाए गंदगी, विलासिता और गंदगी का जो है प्रतीक माना जाता है। आपको गेहूं और गुलाब जो निबंध है इसको पढ़ने की जरूरत है। इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी। आचरण की सभ्यता से आपको कम से कम जो है आपको गेहूं और गुलाब से मिनिमम 2 नंबर, आचरण की सभ्यता से 2 नंबर भी आ सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि भाई नाखून, ये जो चंद्रमाकार होता है, ये नाखून को जो है राजसी प्रवृत्ति का आधार माना है। और यहाँ से भी मिनिमम मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न आते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है, तो आपको निबंध बता देना है। श्रद्धा और भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, मिनिमम यहाँ से 3 प्रश्न आना तय रहता है। शुक्ला जी, है ना। अब ये निबंध हो गए। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। चयनित कवि और कविताएं। देखें विद्यापति की बात कर लेते हैं हम, जहां पर श्रृंगार और भक्ति का समावेश दिखाने वाले हमारे विद्यापति जी हैं। कौन? विद्यापति जी हैं। तो हम उन विद्यापति की बात कर लेते हैं। देखें विद्यापति के कुछ पद हैं, 2 ही पद लगभग दिया गया है। विद्यापति की जो पदावली है, उस पदावली के संपादक कौन रहे हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगर आपसे पूछ लेगा विद्यापति
पदावली के जो संपादक हैं वो कौन है, तो आपको बताना रामवृक्ष बेनीपुरी। और इनके जो पद दिए गए हैं कौन कौन, एक तो पद आपको ये पढ़ना है, देख देख राधा रूप अपारा। एक तो राधा का जो अनुपम रूप है, रूप दिखाया गया है एक प्रकार से, जहां पर कुछ कहते हैं कि राधा का रूप यानी राधा की भक्ति की बात करते हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने राधा के प्रति श्रृंगार का समावेश भी कर दिया है, तो ये पद पढ़ना है। जय जय भैरवी भवानी, ये तो आपको तीसरा पद भी पढ़ लेना है। कुंज भवन से निकसल रे, ये भी आपको पढ़ लेना है कि नहीं, क्योंकि 1, 2 और 3 ये पढ़ लेना है। और चौथा में आप देखेंगे कि ये भी है, क्या है, तातल सैकत बार बिंदु सम, ये भी पद का भावार्थ आपको पढ़ लेना है। लगभग कभी कभी ये पंक्ति पूछ ली जाती है कि देख देख राधा रूप अपार, ये पूछी गई पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है, तो आपको बता देना है यह पंक्ति जो है आपके विद्यापति जी की है। राइट, चलते हैं आगे। अब कबीर की बात कर लेते हैं। कबीर के विषय में आपको बढ़िया से पढ़ना है भाई। कबीरदास जो है मूर्ति पूजक विरोधी थे। किसके विरोधी थे, मूर्ति पूजक विरोधी थे, और ये मूर्तियों का विरोध करते थे, है कि नहीं। समाज में इनका एक अलग दायित्व, एक अलग पहचान के नाम से जाना जाता था भाई, कबीरदास। कबीर, कबीर का अर्थ क्या होता है जानते हैं, कबीर का अर्थ होता है महान, मान होता है, श्रेष्ठ होता है, क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, और क्या होता है, विद्वान होता है, विद्वान होता है। कबीर कौन से थे, महान थे, श्रेष्ठ से, विद्वान थे, है कि नहीं। ऊपर से कठोर थे लेकिन भीतर से कोमल थे, सर से लेकर पैर तक मस्त मौला आदमी थे, अक्खड़ और पक्खड़ थे, है ना। इनके 2 पद आपको पढ़ना है। कौन पद, दुल्हीन गाँवों मंगल चार, हम राजा राम आए भरतार। तो ये दुल्हीन गाँवों मंगल चार, है कि नहीं। ये कहते हैं कि हे लोगों, ये जो परमात्मा रूपी दुल्हन है वह मेरे पास आई है, आने के बाद हमारी शादी में आप लोग मंगल चार, मंगल अर्थात अच्छे अच्छे गीत गाएं। फिर झीनी बीनी झीनी चदरिया रे, ये भी आपके जो है पढ़ने की जरूरत है, ये भी पद आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहां से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम कहें काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानु, ये भी पद इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानु, यहाँ भी पंक्ति पूछी गई है, ये पंक्ति किसकी है, तो आपको बता देना है ये पंक्ति जो है हमारे कबीर साहब की है। किसकी है, कबीर दास की है। किसकी है, कबीर दास की है। अब बात करते हैं सूरदास की, जिन्होंने अपनी बंद आंखों से सूक्ष्म का भाव दर्शन प्रस्तुत किया है, जिसे समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। अब भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार के जो संपादक रहे हैं वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहे हैं, है कि नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं, और उनके साथ साथ आप देखेंगे तो हमारे जयसी भगवान कहाँ है, वो कौन कौन पद पढ़ना है देखेंगे। देखिए सूरदास के विषय में बताया गया कि इनको भाई भ्रमर गीत से पढ़ना है, और उन किस पुस्तक से, जो पुस्तक का संपादन शुक्ला जी ने किया है। और पद संख्या की बात करें तो आपको सूरदास का जो पद है वो छठा पढ़ना है, 9वां 10वां 108 पद और 109 पद पढ़ना है कि नहीं। अब जयसी की बात करते हैं, जयसी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी रचना है, ये सब पढ़ना है। और उसमें नागमती वियोग खंड, है कि नहीं, जबरदस्त वियोग का जबरदस्त महाकाव्य है, जिसे सुनने के बाद रोवे रोवे जो है खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम तुलसीदास, है ना, राम को भगवान का जो दर्जा दिलाने का कार्य किया तुलसीदास की हम बात करते हैं। रामचरितमानस में केवल अयोध्या कांड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अयोध्या कांड पढ़ना है। अयोध्या में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसको पढ़ना है ना। पिछली बार प्रश्न आ गया था कि भाई रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो आप जानते हैं 7 कांड हैं। कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। रामचरितमानस पूछा गया किस भाषा में है, तो भैया इसकी जो भाषा है, भाषा क्या है, अवधी है। क्या है, अवधी है ना। ये कब लिखा गया, तो संवत जो है संवत 1631 है ना, संवत 1631 में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया। 7 कांड हैं, है कि नहीं। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये तमाम जो 7 कांड हैं इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए आगे हम चलते हैं। आप देखते हैं, है ना, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की हम बात कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है जिसका नाम है प्रेम दोनों ओर पलता है। ये कविता साकेत से ली गई है। कहां से, साकेत से। कहां से, साकेत। साकेत में कितने सर्ग हैं, 12। साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। तो प्रेम दोनों ओर पलता है। ये बात सत्य है कि प्रेम जो है ना,
एक तरफा नहीं होता। जहां पर प्रेम एक तरफा हो जाता है वहां पर इंसान जो है दोनों का सामंजस्य बैठ नहीं पाता है। कभी कभी बगैर दुख होता है कि प्रेम जो है ना, जो वास्तविक प्रेम होता है, जो प्रेम का मतलब ही क्या होता है, प्रेम का मतलब ही होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण होता है। क्या होता है? समर्पण होता है। अर्थात प्रेम का मतलब ही होता है त्याग। क्या होता है? त्याग होता है। प्रेम का मतलब ही होता है बलिदान। क्या होता है? बलिदान होता है। अर्थात इन्होंने बताया कि प्रेम दोनों ओर पलता है, अर्थात जिसमें दोनों तरफ त्याग बलिदान हो, समर्पण हो, है ना, तो वही जो है प्रेम है। इससे ही सारा चीज इसमें बताया गया है। अर्थात प्रेम दोनों तरफ फलता है। ये कविता किसकी है तो आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। अब चले आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है हिमालय। क्या है? हिमालय। इसकी कविता को आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात कर लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण जो है कविता है कि भाई राम की शक्ति पूजा, है ना, वो भी पढ़ लेना। उसके साथ में वह तोगती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। वह तोगती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद के किनारे जो गरीब बस्तियां हुआ करती थी, वहां के लोग जो मेहनत किया करते थे, और उन मेहनतों को ये जो है निराला जी अपनी आंखों से साक्षात देखने के बाद जो है बेहतर चर्चा किया। उन्होंने अपना दर्द को व्यक्त किया। आप जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पुत्री थी। पुत्री समझते हैं? बिटिया, पुत्री, जिसका नाम था सरोज। क्या नाम था? सरोज। क्या नाम था? सरोज। सरोज के मरने के बाद उनके जीवन में जो दुख और वेदना आती है, वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, अब क्या कहूं जो नहीं कही। अर्थात अपने दुख और वेदना को जो है व्यक्त करने वाला काव्य इन्होंने लिखा है। अब हम बात करते हैं वह तोगती पत्थर की। तो वह तोगती पत्थर एक अच्छी कविता में गिनी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। जयशंकर प्रसाद, छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाने जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की बात करें, तुमुल कोलाहल। ये तुमुल कोलाहल एक कविता है, इसको पढ़ने की जरूरत है। बाहर आपको नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में दिया है वही उतना ही पढ़ लीजिए। हम आपको बारात बता रहे हैं 100 प्लस नंबर आपका आने वाला है, समझ रहे हैं? इतना जितना सिलेबस है इसको मात्र आप लोग एक महीना में अच्छे से पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? एकदम अच्छे से लग जाइए, ठीक है? तब क्या है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल की बात करें हम। केदारनाथ अग्रवाल, मैंने उसको जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, इसको पढ़ लीजिए। शासन की बंदूक, तगीपार नामक कविता में हम देखेंगे शासन की बंदूक नामक जो कविता है उसको पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। और आरसी प्रसाद सिंह, जीवन का झरना। जीवन का झरना जो एक प्रकार के झरने के क्या महत्व होते हैं, क्या जीवन के झरना का जो प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में है। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति का अच्छा उदाहरण इसमें जीवन का झरना में पेश किया है। अब हम आगे बात करते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री की। जानकी वल्लभ शास्त्री की जो कविता है उसे हम कहते हैं मेघगीत, अर्थात बादलों का गीत। ये भी पढ़ लीजिएगा। काव्य शास्त्र की हम बात कर लेते हैं, तो काव्य शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है थोड़ा सा देखिए। रस, छंद, अलंकार काव्य शास्त्र के जो 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं उनमें आपको एक तो रस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रस पढ़ना है। रस कितने होते हैं? रस के प्रगेता कौन है? आप सभी जानते हैं, भरत मुनि, है ना। भरत मुनि ने कितना रस माना है? 8 रस माना है ना। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको 11 मानना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई भरत मुनि कितने रस माने हैं? 8। अगर आपसे पूछ ले भाई नौवां रस कौन सा है, तो आपको बताना है नौवां रस क्या है? शांत रस है। क्या है? शांत रस है, ठीक है। इतना आप जानते रहिएगा। अब बात करते हैं अलंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया हमारा शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, है ना, तीसरा उभय अलंकार होता है। अब बात करते हैं छंद। छंद शास्त्र के प्रेरयिता कौन है? आप सभी जानते हैं छंद शास्त्र के जो प्रेरयिता हैं वो हमारे पिंगल मुनि हैं। कौन है? पिंगल मुनि हैं। छंद शास्त्र के प्रेरयिता हमारे पिंगल मुनि हैं। अलंकार कितने होते हैं? तो अलंकार हमारा 3 होता है, ये भी आप जान रहे हैं, है कि नहीं। अब चलिए
इधर आ जाइए व्याकरण में, इसमें आ जाइए, व्याकरण में आ जाइए। चलिए ऊपर व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, आप सभी जानते हैं कि आपको सर्वनाम पढ़ लेना है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं सब जानते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं अगर ऐसा प्रश्न करता है तो आप बता देना 11 होते हैं, है ना। सर्वनाम के जो प्रकार हैं क्या है, प्रकार, प्रकार क्या हो गए 6। सर्वनाम कुल कितने होते हैं 11, ये आप जानते रहिए सीधा सीधा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन सी संधियां हैं। फिर समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। फिर आपको पर्यायवाची पढ़ लेना है, फिर आपको विलोम पढ़ लेना है यानी उल्टा शब्द जिसको कहते हैं, और वाक्य संशोधन कर लेना है, ठीक है। चलिए इतनी बात हुई। अब क्या हुआ, प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़ना है ना। पत्र पत्रिकाओं में आप सभी जानते हैं सरस्वती की पत्रिका और हिंदी की प्रथम पत्रिका पूछी गई थी उतंड मार्तंड। उतंड मार्तंड जो है हिंदी की प्रथम पत्रिका है जिसे पंडित जुगुल किशोर शुक्ल ने लिखा है। बनारस अखबार की बात कर लेते हैं, या ब्राह्मण की बात कर लेते हैं, नागरी नीरद की बात कर लेते हैं, है ना, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर लेते हैं, बालबोधिनी की बात कर लेते हैं, हरिश्चंद्र मैगनीज की बात कर लेते हैं। इन तमाम पत्रिकाओं के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न आने वाला है। और हम फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे पुरस्कृत रचनाएं। कौन सी रचनाएं, पुरस्कृत रचनाएं। आपको ये देखना है कि भाई किस किस रचना पर क्या मिला है, ज्ञानपीठ, क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको देखना है। क्या देखना है, ज्ञानपीठ देख लेना है। क्या देखना है, देखिए यहाँ पे एक तो आपको देखना है ज्ञानपीठ किस रचना पर मिला है, और फिर देखना है भारत भारती पुरस्कार किस किस रचना पर मिला है। फिर सरस्वती सम्मान किस पे मिला है। अच्छा, साहित्य अकादमी आप जरूर देखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार, है ना। जिन रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं उसको याद कर लेना है। भारत भारती मिला है उसको याद कर लेना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला है वो भी याद कर लेना है। और कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, जैसे पूछ लिया था पिछली बार कि उत्तर प्रदेश से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। भारत भारती जो है हमारा कहाँ से, उत्तर प्रदेश यानी यूपी से, एक यूपी की संस्था से जो है दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप पूछा था पिछली बार के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ना। तो ये सारे पुरस्कार आप भी जान जाएंगे, और सरस्वती सम्मान भी आप याद करेंगे, है ना। तो ये सारा चीज आपको आने चाहिए। चलिए आगे बात करते 15 नंबर पर, राजभाषा राष्ट्रभाषा। राजभाषा में जितने अधिनियम हैं, क्या हैं, अधिनियम हैं, ठीक है। राजभाषा के जितने भी अधिनियम हैं उसको खासकर याद कर लेना है। जैसे 1976 हो गया, ठीक है, 1976 भी आपको कर लेना है। उसके बाद 343 भी आपको याद कर लेना है। पिछली बार जो है 200 जो है कितना 210 पूछा था, और 120 भी पूछा था अनुच्छेद, क्या क्या इसमें है ना। फिर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी आपको जानने की जरूरत है। तो इतने से आपको जो है 100 नंबर मिलने वाले हैं, राइट। अब देखिए उसके अलावा 50 नंबर आपको और मिलने हैं क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है ना। केवल सिलेबस का नाम कौन क्या किया है, अगर इसके अंदर जितने भी दिए हैं इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो है 100 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग जो है बने रहे, बड़ी रोचकता के साथ सुनते रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। राधे राधे, जय कृष्ण।